तृतीय पिछड़ा वर्ग आयोग न्यायालय आदेश के अनुपालन में न्यायमूर्ति आर.एल. प्रसाद की अध्यक्षता में जो पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, 1993 में ओबीसी पर तीसरा आयोग बनाया। आयोग क्रीमलेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और यह कहा कि ओबीसी को निम्न में आरक्षण नहीं देना चाहिए: सशस्त्र सेनाएं, नागरिक विमानन, वरिष्ठ शोध और अनुसंधान के पद, प्रोन्नत के पद, वे जो क्रीमलेयर में हैं। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक वीडियो पेश करता हूं, चाहे वो मोटिवेशनल हो, जीएस के सभी पार्ट हों, सीसेट के सभी पार्ट हों, ऑल एग्ज़ाम के लिए हैंड राइटिंग नोट्स मैं आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में पेश करता हूं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वेद सर ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। क्रीमलेयर का सिद्धांत। क्रीमलेयर शब्द का प्रयोग ए.एन. सत्यनाटन आयोग तमिलनाडु 1971 ने सर्वप्रथम किया था, जब न्यायमूर्ति प्रसाद आयोग ने कार्य करना शुरू किया। तो इसमें रामजानकी नंदन समिति 1993 एक अध्ययन स्वरूप किया ताकि ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रावधान किए जा सकें। नंदन समिति ने ओबीसी के लिए क्रीमलेयर का सिद्धांत अपनाने की सिफारिश की, जिसे प्रसाद आयोग ने स्वीकार कर लिया। अतः ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत वे व्यक्ति समूह आते हैं जिन्हें आरक्षण का लाभ दे नहीं है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं। पहला, संवैधानिक पदाधिकारियों की संतानें, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। दूसरा, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के सरकारी राजपत्रित अधिकारियों की संतानें। तीसरा, सशस्त्र सेनाओं एवं अर्धसैनिक बलों में कर्नल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की संतानें। चौथा, लोक उद्यमों में अ और ब श्रेणियों के अधिकारियों की संतानें। पांचवा, वे व्यक्ति जो रुपये 6 लाख या अधिक पर प्रतिवर्ष आयकर देते हों, 2012। छठा, वे व्यक्ति जो रुपये 10 लाख या अधिक पर प्रतिवर्ष संपत्ति कर देते हों, 2012। सातवां, पेशेवर योग्यता प्राप्त व्यक्ति जो निम्नलिखित उपर्युक्त श्रेणियों में आते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, परामर्शदाता इत्यादि। आठवां, कृषक परिवारों की वे संतानें जिनकी कुल भूमि का 80% से अधिक सिंचित क्षेत्र है, जैसा कि राज्यों की हदबंदी एवं चकबंदी कानून में व्यवस्था की गई है। 14 एकड़ शहरी क्षेत्र के लिए, 18 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अगर इसका 80% सिंचित क्षेत्र हो तब प्रसाद आयोग के अनुशंसा के आधार पर ओबीसी को 27% आरक्षण संघ की सेवाओं में प्रदान कर दिया गया, जिससे कि आरक्षण की कुल सीमा 49.5% हो गई, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार 50% की सीमा से कम। तदोपरांत संसद और संघ सरकार ने कई अधिनियम और विधियां पारित की जो आरक्षण नीति से जुड़े हैं। इसका ऐतिहासिक कार्यक्रम निम्नवत है। पहला, 77वां संविधान संशोधन 1995। SC/ST को प्रोन्नति में आरक्षण प्रदान कर दिया गया। 81वां संविधान संशोधन 2000 बैकलॉग भर्तियों के लिए 100% आरक्षण लागू कर दिया गया। तीसरा, 82वां संविधान संशोधन 2000 भिन्न परीक्षाओं में SC/ST के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्तांक शिथिल कर दिए गए। चौथा, 85वां संविधान संशोधन 2001 SC/ST को परिणामी ज्येष्ठता के आधार पर आरक्षण प्रदान किया गया।
5 अगस्त 2005 सर्वोच्च न्यायालय ने सभी निजी और गैर अनुदानित शिक्षा संस्थाओं में जाति आधारित आरक्षण समाप्त कर दिया। 6 दिसंबर 2005 सरकार ने 93वां संविधान संशोधन पारित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले को पलट दिया। 7वां 2006 नागराज मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा प्रोन्नत में आरक्षण असंवैधानिक और विधि विरुद्ध है, अतः इसे नहीं दिया जा सकता। 8वां 2006 तत्कालीन मानव विकास संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह 27% आरक्षण ओबीसी को प्रदान किया, जो उच्चतम शैक्षणिक संस्थानों में दिया गया, जैसे कि आईआईटी, आईआईएम इत्यादि। 9वां 117वां संविधान संशोधन 2012 17 दिसंबर को राज्यसभा में संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें SC/ST को प्रोन्नत में आरक्षण पुनः प्रदान किया गया। 19 दिसंबर 2012 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जहां यह संसद के अंतिम शीतकालीन सत्र में पारित नहीं हो पाया, अतः वर्तमान में विधेयक लंबित है। 2012 की बात है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। मौलिक अधिकारों का यह वर्ग लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं से जुड़ा है, जिसमें अनुच्छेद 19 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकीलों के स्वर्ग की संज्ञा दी। अनुच्छेद 19 ए भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। पहला, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शस्त्र रहित शांतपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत में कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा, देश के किसी भी भाग में रहने और आवासित होने की स्वतंत्रता। छठा, जीविकोपार्जन के किसी भी माध्यम को अपनाने की स्वतंत्रता। हालांकि ये स्वतंत्रताएं पूर्ण, परम या सर्वोच्च नहीं हैं। अनुच्छेद 19 धारा 2 में इसकी सीमाएं दी गई हैं। 16 संविधान संशोधन 1975 के अनुसार इन स्वतंत्रताओं पर निम्नलिखित आधारों पर युक्त और न्यायोचित प्रलंबन किया जा सकता है। पहला, देश की संप्रभुता। दूसरा, क्षेत्रीय अखंडता एवं सुरक्षा। तीसरा, विधि व्यवस्था का अनुरक्षण। चौथा, सांप्रदायिक सौहार्द का संरक्षण। पांचवा, अपराध के लिए दुष्प्रेरण। छठा, नैतिकता एवं शिष्टाचार। सातवां, मानहानि। आठवां, न्यायिक अवमान। बैंडेड क्वीन डायरेक्टर शेखर कपूर। निर्णय में न्यायालय ने कहा कि कला की प्रस्तुतियां, प्रदर्शन, चाहे वह सिनेमा हो, साहित्य या कला का कोई अन्य माध्यम, उसे अवश्य ही संबंधित पृष्ठभूमि और वातावरण से जुड़ा होना चाहिए, ताकि वह यथार्थ के अधिकाधिक निकट हो सके। अतः न्यायालय ने इस फिल्म के प्रदर्शन से रोक लगाने से मना कर दिया और यह कहा कि इससे न सिर्फ अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, बल्कि यह वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। इसी प्रकार कई अवसरों पर, चाहे वह समलैंगिक संबंध से जुड़ा हो या अभद्र भाषा का प्रयोग हो, न्यायालय ने स्वीकार किया है, अगर यह घटनाक्रम के प्राकृतिक रूप से प्रकट किए जाने का
अहम हिस्सा है तो रचनात्मक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का एक अभिकरण CBFC मौजूद है जो कि फिल्मों से जुड़े मामले में निर्णय करता है। न्यायालय को ऐसे मामले में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, किंतु इसी के साथ सलमान रुश्दी का उपन्यास सैटेनिक वर्सेज तथा तस्नीमा नजरीन की लज्जा को भारत में प्रकाशित और प्रसारित होने से प्रतिबंधित कर दिया गया, क्योंकि इसमें सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द को क्षति पहुंचती है। न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मौन भी सम्मिलित है और ये अधिकार प्रिंट अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी है। इतना ही नहीं, बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार अंतर्निहित है। अनुच्छेद 20 यह अपराधियों के मौलिक अधिकार से जुड़ा है। यह किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध राज्य को मनमाने पूर्ण तरीके से या फिर अत्यधिक अनुपात विरुद्ध दंड देने से निवारित करता है। अतः इस अनुच्छेद में 3 संरक्षण प्रदान किए गए हैं। पहला, अतीत विधि से संरक्षण। दूसरा, दोहरे दंड से संरक्षण। तीसरा, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। ला विधि अतीत, विधि भविष्य। विधि अतीत जो कानून बनाने के बाद बीते समय अर्थात जो समय बीत चुका है तब से लागू किया जाता है तो उसे विधि अतीत कहते हैं। उदाहरण के लिए, छठा वेतन आयोग सन 2009 में बना या आया, लेकिन इसे लागू 1 जनवरी 2006 से किया गया, अर्थात सरकारी कर्मचारी को इसका लाभ 1 जनवरी 2006 से मिलना चालू हुआ। विधि भविष्य जो कानून बनने के बाद आने वाले कुछ समय के बाद अर्थात भविष्य में एक निश्चित समय से लागू किया जाता है, उसे विधि भविष्य कहते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। विद्यार्थियों, ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वेदभूषण तिवारी आप लोगों के लिए GS और CSAT ऑल वन डे एग्ज़ाम हर तरीके की वीडियो और फाइल लेकर आता हूं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि मेरी वीडियो और फाइल आपको कैसी लगी। विद्यार्थियों, करंट के समय में मैं करंट बताऊंगा जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा। तब तक इसमें जो बदलाव हुए हैं उसको छोड़ के बाकी आप याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये प्री और मेंस दोनों के लिए है। करंट नज़दीक आने पे करंट के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार। सभी मौलिक अधिकारों में ये सर्वाधिक विस्तृत और शीर्षतम अधिकार संविधान में माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों में यह अधिकार निम्नलिखित सिद्धांतों के अधिकार पर निर्वचित किया गया है। पहला, अंतर्निहित शक्तियों का अधिकार। दूसरा, सार और तत्व का सिद्धांत। तीसरा, उदार और प्रगतिशील निर्वचन का सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि न्यायालय ने कहा है कोई भी अधिकार जो मानव जीवन के अस्तित्व, गरिमा और गुणवत्ता के लिए आवश्यक हो उसे अपने आप जीवन का अधिकार माना जाए, जैसे कि निजता का अधिकार, अंतरंगता का अधिकार, किसी व्यक्ति से प्रेम करने का अधिकार, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, बिना विवाह के या विवाह के पूर्व शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार, साहचर्य जीवन का अधिकार,
शिशु को जन्म देने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार स्थान या उसकी तलाशी बिना सक्षम वारंट के नहीं किया जा सकता। यदि किसी कारणों से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष यात्रा समय को छोड़कर 24 घंटे के भीतर प्रस्तुत करना होगा। किसी को भी केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही दंडित किया जा सकता है। मृत्यु दंड केवल न्यायालय द्वारा ही दिया जा सकता है। ऑनर किलिंग या खाप पंचायतों द्वारा दिया गया दंड अवैध है। किसी को भी पासपोर्ट तथा अन्य सरकारी अभिलेख बिना विधिक एवं पर्याप्त कारण से देने को मना नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसके विधिक जीविकोपार्जन से वर्जित करना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। शिक्षा का अधिकार अब जीवन का अधिकार है, जिसके लिए एक नया अनुच्छेद 21A86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसके लिए संसद ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 पारित किया, जिसमें 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे के लिए प्राथमिक शिक्षा अब जीवन का मौलिक अधिकार है। यहाँ तक कि निजी विद्यालयों में भी 25% सीटें निर्धन श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए रखी गई हैं और वे प्रवेश देने से मना नहीं कर सकते। इसके पूर्व सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा अनुच्छेद 45 के अंतर्गत मात्र राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। आत्महत्या का अधिकार। 1987 में श्रीपति दूबल मामले में न्यायालय ने कहा, आत्महत्या का अधिकार अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार माना जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार शामिल है, उसी प्रकार जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। ये एकमात्र अपराध है। व्यक्ति तब दंडित किया जाता है जब वह व्यक्ति ऐसा करने में असफल हो जाए। यह व्यक्ति के मानसिक तनाव व उत्पीड़न को बढ़ा देता है। यदि व्यक्ति आत्महत्या करने में विफल हो जाता है तो उस व्यक्ति की सिविल मृत्यु हो चुकी होती है। ऐसे स्थिति में उसका समर्थन करने की जगह उसे दंडित करना दोहरा दंड है। अतः भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जहां आत्महत्या का प्रयास एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, उसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। हालांकि 1996 में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने ज्ञान कौर मामले में इस निर्णय को पलट दिया और धारा 309 को पुनः बहाल कर दिया और यह कहा कि आत्महत्या को विधिक संरक्षण प्रदान करने से ऐसी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना हो सकता है। यह राज्य का नैतिक और विधिक दायित्व है कि प्रत्येक जीवन का संरक्षण करे और उस प्रत्येक कार्य का विरोध करे जिससे मानव जीवन को क्षति पहुंचती है। अतः इसे पुनः दंडनीय अपराध मान लिया गया है। इसीलिए आमरण अनशन, भूख हड़ताल या जैन धर्म की परंपरा, संलेखना या संथारा जिसमें व्यक्ति मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को भूख से मार डालता है, इन सभी को आत्महत्या के प्रयास के अंतर्गत रखा जाता है, अतः प्रतिबंधित है। यहाँ तक कि यदि गर्भस्थ शिशु माँ के गर्भ में 3 माह की अवधि पूरी कर चुका है तो उसका गर्भपात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे मानव जीवन की हत्या माना जाएगा। इसी 3 माह तक की अवधि के बाद केवल तभी अभिमान्य किया जा सकता है यदि गर्भस्थ शिशु स्वयं माँ की जान के लिए खतरा बन गया हो, तो आत्महत्या के अधिकार के अंतर्गत गर्भपात कराया जा सकता है।
आत्मरक्षा के अधिकार के अंतर्गत गर्भपात कराया जा सकता है। गत वर्ष 2012 में एक भारतीय दंत चिकित्सक सविता हल्फनवाह जो शिशु को जन्म देने के लिए आयरलैंड के एक अस्पताल में भर्ती हुई थी, भयंकर दर्द एवं पीड़ा से गुजरने के बाद सेप्टिसीमिया से मर गई, क्योंकि उस कैथोलिक राष्ट्र में किसी भी स्थिति में गर्भपात नहीं किया जा सकता है। बावजूद इस सत्य के उनका शिशु प्राणघातक हो गया था। ऐसे अनेकों प्रार्थना के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। समूचे विश्व में इससे आक्रोश पनपा, विशेषकर भारत में, तथा डबलिन की सरकार पर इसका दबाव बनाया गया। परिणामतः आयरिश प्रधानमंत्री ने गर्भपात के लिए ऐसा कानून बनाने की घोषणा की। 6 जुलाई 2013 को आयरलैंड की विधायिका में यह कानून प्रस्ताव रखा गया तो सभी पादरी, चर्च और कैथोलिक समर्थक डबलिन की सड़कों पर जमा होकर इस कानून का विरोध करने लगे। उनका कहना है कि यह केवल अधार्मिक एवं अमानवीय ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के अधिकार के भी विरुद्ध है जो अजन्मे शिशु को प्राप्त है, तथा ऐसी विधि दुरुपयोग की जाने लगेंगी और क्षुद्र आधारों पर गर्भपात करने की एक मनोवृत्ति बढ़ेगी। इस मामले का समाधान होना शेष है।